से कोई संबंध उनका नहीं है। हम्म। और जो समग्र पोर्टल रहता है उसमें रोजगार साथी थे, वो लगभग 2.5 साल पहले उसका नाम भी मार दिए। हम्म। लेकिन पीओएस मशीन में उनकी आधार या किसी चीज की प्रविष्टि रहती है, तो उस प्रविष्टि का फायदा वो उठा रहे हैं। तो इसके विरुद्ध इनका डिटेल्स जो पिछली बार शिकायत हुई थी और जांच होने के लिए आई थी, तो उसमें क्या ये बात नहीं उठी थी? ये लोग नहीं उपस्थित हुए, बात अपनी रखते? उसमें वो ये कह रहे थे केवल हम स्वर्गीय लोगों का प्रकरण देखने आए हैं, अभी जो सोमवार वाली में थी। तो अच्छा अच्छा। और उनमें चूंकि इन लोगों का जमावड़ा 300-400 के लोगों में हो गया था, तो जो मैनेजर मैनेजर तो ये इनको भगा दिए थे। तो ठीक है ना, इनका लोगों का इस तरह से जो प्रकरण है, जी जी अपन वो कर लेंगे, अलग से इसकी जांच करवाते हैं ना, मार्क करते हैं। जी इनके पास जो है डॉक्यूमेंट तो ठीक है, समग्र पोर्टल में इनके ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन पीओएस मशीन में 2-2.5 साल पहले उनकी एंट्री कर दिए थे, आधार की एंट्री। तो अब वो 2 लोग जो पहले पहुंच जाता है वो अपना विवाद जाता है। जी जी। नहीं तो ठीक है ना, इनकी मतलब सवाल ये है कि इन लोगों का, इनका जब इनका आधार कार्ड जो एंट्री है, इनकी जो समग्र आईडी है, इनकी परिवार आईडी है, तो इनकी समग्र आईडी को मतलब तो उसमें दिखा रहा होगा ना, जब ये इनका परिवार का देखा जाएगा तो। सर एक बड़ी समस्या है कि जो समग्र और समग्र खाद्य का लगता है कि इनका इंटरलिंकिंग कुछ पुअर है, क्योंकि एक महिला अपने यहाँ थी लंगड़ी कोल, तो उनको समग्र पोर्टल में 16 में मृत दिखाया गया, लेकिन उनका खाद्यान्न अभी इस वर्ष के अगस्त तक आवंटित होता रहा। तो मुझे लगता नहीं कि इनके समग्र पोर्टल और समग्र खाद्य पोर्टल दोनों में सामंजस्य की कमी है। मतलब समग्र पोर्टल का सेम टू सेम डाटा समग्र खाद्य वाले पता नहीं ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, या उसका अपडेशन उसी हिसाब से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, तभी तो ये समस्याएं आ रही हैं। समग्र पोर्टल जो है वो पंचायत के माध्यम से देखा जाता है, पंचायत उसको जी जी पंचायत विभाग हैंडल करता है। और खाद्य पोर्टल फूड डिपार्टमेंट्स के भी कुछ मतलब वो भी पंचायत ही करता होगा, लेकिन उसका एक अधिकार क्षेत्र शायद फूड डिपार्टमेंट का होता होगा कि खाद्य किसको दिया जाना है, किसको पात्रता पर्ची दी जानी है। मुझे लगता है कि सचिव है। हाँ, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, एक जगह ऐसे मतलब रुक करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ दुबे जी, प्रेरणारायण जी, कि ऐसे लोगों की एक अलग से ही लिस्ट बना ली जाए। जी जी हाँ, ऐसे लोगों की जहाँ मिसमैचिंग वाली बात आ रही है, इनकी लिस्ट एक अलग से ही बना ली जाए, और लिस्ट बना करके इसकी अलग से एक इंक्वायरी करवाई जाए। तो हाँ, इन लोगों के लिए वो कर लें। और सबसे बड़ी बात है जो जैसे जो पात्रता पर्ची का जो इशू आ रहा है, जिनकी पात्रता पर्ची नहीं बनी है, और सरकार ने समय समग्र पोर्टल पात्रता पर्ची का खोल के रखा हुआ है। 9 लाख मिश्रा जी, नित्यानंद जी, देख लीजिए उसमें क्या है ना कि बिजली आज आप भी समझ नहीं पहुंच जाता। अब आता कि कुछ नहीं, उसमें तो मांग पर मिल रहा है, 100 रुपए अभी आ रहा है। तुम देखा कौन नॉइज हम उससे देखेंगे, पर अभी इतना ज्यादा नहीं लगा। नॉइज की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए म्यूट करना पड़ा। कृपया स्वागत है नित्यानंद जी का और हमारे सीबेद मिश्रा जी का। और जी कृष्णनारायण जी, आपने जो बात रखी थी, तो अपन सबको यहाँ पे यही कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकार का इस समय
ज़्यादा से ज़्यादा वंचित लोगों को पात्रता पर्ची जारी करने की जो नई स्कीम प्रारंभ की गई है, जिसमें 9 लाख से अधिक पूरे मध्य प्रदेश में पात्रता पर्चियां बनाई जाएंगी। उसके लिए सभी पंचायतों में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जाए जो पात्र तो हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो मध्य प्रदेश की कैटेगरीज हैं, 24-25 जो भी कैटेगरीज हैं, उसके अंदर वो पात्र हैं। पात्र का तात्पर्य यह हुआ कि उनके कार्ड बने हुए हैं, जैसे बीपीएल हो गया, अंत्योदय कार्ड हो गया, मजदूर सुरक्षा हो गया, कर्मकार हो गया, विधवा, वृद्धा, इस तरह से और जितनी भी होती हैं सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से, और आपके समस्त SC/ST कैंडिडेट। तो ये जो पात्र हैं और इनकी पात्रता पर्ची जारी नहीं हुई है, तो ऐसे समस्त लोगों की एक लिस्ट बना ली जाए पंचायत वार, और पंचायत वार लिस्ट बना करके इसको जल्दी से जल्दी कार्यवाही करवाई जाए। और ऐसे लोग जो डबल वाली प्रॉब्लम आ रही है कि समग्र पोर्टल में कुछ और बता रहा है, और जो फूड से रिलेटेड जो समग्र पोर्टल है उसमें कुछ और जानकारी आ रही है, जो मिसमैचिंग की आ रही है, इसके लिए एक अलग से इनकी लिस्ट बना ली जाए, इसके लिए जांच की मांग की जा सकती है। निश्चित तौर पर पिछला वाला जो मामला आपका था, जिसमें फूड से संबंधित इशू आए थे, डेड लोगों को खाद्यान्न का, तो हो गया है। अभी देखिए उनकी क्या रिपोर्ट आती है। अब तब तक अपन इस पे थोड़ा सा काम कर लें कि ऐसे जो लोग जिनका डबल टाइप का शो कर रहा है, और ऐसे जो वंचित है, उस पर थोड़ा सा काम किया जाना आवश्यक है। ठीक है, अभी ये इशू अपन ये सोच रहे थे कि इसमें कुछ अपन चर्चा करते। RTI में सेक्शन 18 की जो कंप्लेन की जाती है, वो सेक्शन 18 की कंप्लेन कैसे बनाई जाती है। कई सारे लोगों ने, जो नए नए लोग रहते हैं, उनको डेमो इसका चाहिए। जानकारी तो यद्यपि विभिन्न माध्यमों से सर्कुलेट की जा रही है, लेकिन डेमो के माध्यम से अपन एक आध आवेदन या इस तरह से शिकायत जो किए हैं उसको यहाँ शो करके, स्क्रीन शेयर करके बताएं तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से प्लान आज हमारा है। और साथ में एक लाइफ और लिबर्टी का भी प्रकरण धारा 7A के अंतर्गत 48 घंटे की जो RTI होती है। अब आप नारायण जी ये बात उठाए हैं, तो हम ये सोच रहे थे कि सरई पंचायत में ही जो ये खिलाड़ी कोल वगैरह की जो RTI लगाई गई थी 48 घंटे वाली, लाइफ एंड लिबर्टी वाली, उसी का अपन एक सिंपल सा डेमो दे देते और उसी पे अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते। इस बीच हमारे बीच में नित्यानंद जी हैं। कहीं आप जा रहे हैं मिश्रा जी? आप मतलब ये है कि आप आवाज इंटरप्ट। कटनी से जबलपुर चल रहा हूँ, कटनी आया था, जबलपुर जा रहा हूँ। कटनी से जबलपुर जा रहे हम जबलपुर निकल रहा हूँ, जबलपुर। चलिए ठीक है, फिर आपके गाड़ी से नॉइज भी काफी आ रही, लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, तो ठीक है आप उपस्थित रहें, आप लाइव रहें, और जो भी बीच में आप अपना मार्गदर्शन देना चाहें तो स्वागत है। शिवेंद्र मिश्रा जी भी हमारे बीच में हैं। मिश्रा जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट हैं। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम संत जी, प्रणाम। आज नित्यानंद जी जबलपुर जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रास्ते में होंगे, तो समझ रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी में सवार हैं और वो दिख रहा है बहुत सारे साथियों के साथ में। हाँ हाँ हाँ, वो एक आध दो लोग हैं, शायद बात भी कर रहे थे। चलिए हमारे बीच में हैं, काफी लोग हैं, लगभग 8 लोग तो दिख रहे हैं कम से कम। अब 9 भी जी जी 9 लोग जुड़ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा लोग जुड़ें, लेकिन कम है तो कोई बात नहीं, हम डेमो देंगे तो उसका लाइव टेलीकास्ट जी करेंगे, जी और साथ में यूट्यूब में भी उसको अपन वो कर देंगे। स्वतंत्र शुक्ला, हाँ हाँ RTI एक्टिविस्ट रवि मिश्रा, रंजन सिंह पटेल, गैलेक्सी J2, और विवेक दीपू भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे। सभी लोगों को ये भी बताएं कि वो लोग अपना नाम लिखा करें, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने कई बार फोन से जैसे, है ना। जी जी कई बार हमने आग्रह किया है, इससे ठीक रहता है कि नाम शो करेगा। जी जी हाँ, भाई पता चल जाता है कि कौन कौन। विवेक सिंह दीपू भी हमारे बीच में है। विवेक दीपू भाई ये बताइए, अभी आप कुछ खुलासा करने वाले थे, आप कुछ खुलासा करने, पहले तो आप अनम्यूट कर लीजिए विवेक भाई। दीपू भाई अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ खुलासा करने वाले थे, आपका एक मैसेज कल व्हाट्सएप में चल रहा था, क्या खुलासा हुआ? जी गुरु जी प्रणाम, आप सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अपने यहाँ 2014 में, अपने यहाँ क्या पूरे मध्य प्रदेश में 2014 में ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती की गई थी, जिसमें जिम्मेदारी, नियुक्ति की जिम्मेदारी थी जनपद CO की।
74 में तत्कालिक जनपद सीओ मनीष बागरी जी थे उस टाइम पे। मनीष बागरी जी के द्वारा काफी भ्रष्टाचार करते हुए वहाँ पे नियुक्तियां, अपात्र लोगों की नियुक्तियां की है, जिसका खुलासा आज मैं करने वाला हूँ। और सूचना अधिकार में मुझे जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं उसमें स्पष्ट समझ में आता है कि जनपद सीओ नियमों का उल्लंघन करते हुए अपात्र व्यक्तियों को वहाँ पे नियुक्ति दी है। मेरे पास और बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं बहुत सारी ग्राम पंचायतों में, लेकिन अभी पहले मैं एक ग्राम पंचायत का खुलासा करूंगा जिसमें मनीष बागरी के द्वारा मतलब एकदम गलत कार्य किया गया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मनिका में रोजगार सहायक जो अभी नियुक्त हैं वो वर्ष 2008 में 7-8 में 12वीं भी पास किए। वर्ष 2008 में 7-8 में वो डीसीए की भी सर्टिफिकेट प्राप्त किए। मतलब डीसीए के एडमिशन के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं होती है। 2007-8 में वो 12वीं भी कर रहे हैं, 2007-8 में वो डीसीए भी कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रथम अभ्यर्थी थे उस टाइम पे जब नियुक्ति हो रही थी 50 अंक जो होता था, 50 अंक कंप्यूटर सर्टिफिकेट का मिलता था, डीसीए पीजी डीसीए। तो जो प्रथम अभ्यर्थी थे उस टाइम पे तो उनका 50 अंक नहीं जोड़ा गया, ये कहते हुए नहीं जोड़ा गया कि देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी जो इंदौर की यूनिवर्सिटी है, काफी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, उसका सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, जबकि वो ऑटोनोमस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। और मतलब जो वहाँ के इंदौर जिलों में जो भर्ती हुई है ज्यादातर बच्चे उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी जबरदस्ती तरीके से वहाँ पे यहाँ पे त्योथर में उनका सर्टिफिकेट मान्य नहीं हुआ। उनका 50 अंक घट जाने से वो तीसरे स्थान पर, जबकि उनका सर्टिफिकेट का अगर 50 अंक जुड़ता है तो प्रथम स्थान पे लगभग 12 से 14 पॉइंट से आगे होते हैं। तो बहुत सारी और चैलेंज नहीं किया क्यों दीपू जी? उसको चैलेंज नहीं किया आपने? तो ऑब्जेक्शन कमेटी बैठती है ना जिला स्तर पे। नहीं तो उस टाइम 2013-14 की बात है। जिला स्तर इतना ना कोई जानता था, ना इतना कोई राजनीति में आगे था, ना इतना कोई उसमें मतलब एक प्रकार से हस्तक्षेप अच्छा नहीं थे। 2013 की बात है सर। दीपू जी ये बताएं कि उसमें 7 बीसीए की साल डिग्री बाद मांगी अब गई यार थी दीपू तो अब तो दिक्कत। डीसीए अच्छा डीसीए की मांगी गई थी शायद कोई भी डीसीए। कंप्यूटर की डिग्री हो। अच्छा जी वो शायद जो 1 साल की डिग्री है उसमें शायद पहले कुछ ऐसा भी था ना कि वो 12वीं के साथ भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं था सर, नहीं क्योंकि थोड़ा सा कंफर्म करिएगा आप, जो 1 साल की डिग्री थी कंप्यूटर की। डिग्री तो पीजी डीसीए भी 1 साल की होती है, पीजी हाँ डीसीए नहीं ग्रेजुएशन से हाँ होता हाँ है तो आप सही बोल रहे हैं, बीसीए पीजीडीसीए तो है कंफर्म है, लेकिन डीसीए में थोड़ा सा कंफर्म करिएगा, जी है ना, क्योंकि उसमें है डीसीए। क्या कि यूजीसी ने अभी एक लेटर इशू किया था सारे विश्वविद्यालयों को और उनसे सजेशंस मांगे थे कि क्या एक साथ 2 डिग्री करने की परमिशन दी जाए। तो कई विश्वविद्यालयों के सजेशन गए थे यूजीसी के पास और यूजीसी ने लेटर ऑन उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि एक साथ 2 डिग्री आप नहीं कर सकते। हाँ, एक साथ 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा किया जा सकता है वो 1 डिग्री और 1 डिग्री के साथ उसको हम कर सकते हैं। हाँ, 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा किया जा सकता है, वो ये किया जा सकता है, पर 2 डिग्री कंप्यूटर डिप्लोमा ही है शायद, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है 1 वर्षीय डीसीए। तो डिप्लोमा करने की छूट है, डिप्लोमा करने की छूट है, उसमें यूजीसी हाँ के गाइडलाइंस हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि जो गाइडलाइंस आई है वो 15-14 में आई है, 16 में आई है, तो उसके पहले किया गया था, अगर पहले किया गया होगा तब वो वैलिड नहीं है। उसके बाद अगर यूजीसी ने जब परमिशन दे दी उसको उपरांत अगर किसी ने किया है वो वैलिड है। नहीं पर तो अब सर दीपू अभी क्या है, आपके प्रकरण जब में समस्या ये है हायर एजुकेशन अपनी नहीं है तो क्या 11वीं बेस पे एडमिशन कर देंगे या 12वीं बेस पे, जब न्यूनतम योग्यता 12वीं हो सकती है। पहली बात तो हायर एजुकेशन चल रहा है, उसके बाद डीसीए वो होना तो गलत चाहिए। है। डीसीए अगर उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th प्लस
तो अगर किसी ने 11th के साथ किया है तो वो तो उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ही नहीं था, तो कर ही नहीं सकता, वो तो गलत है, टोटली गलत है। जी वही, मतलब न्यूनतम योग्यता 12वीं ही है, क्योंकि हम लोग डीसीए तो करते हैं, यूनिवर्सिटी से बहुत सारे जुड़े हैं। यूजीसी में अभी भी जो अभी एडमिशन हो रहे हैं 12वीं बेस है उसका, न्यूनतम हाँ योग्यता तो 12वीं। तब तो गलत है, उसको आप चैलेंज करिए। और दूसरी बात ये है सर कि डीसीए की मार्कशीट लगा कोई जॉब कर रहा है और उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं था एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द डीसीए कोर्स, तो आप उस पे एक रिट बनती है, आप को वारंटो, तो को वारंटो की रिट लगेगी और आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि इसके पास जब इसने डीसीए किया और जिस मार्कशीट के आधार पे ये इस समय इंटाइटलमेंट है अपनी जॉब के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो बेसिक क्वालिफिकेशन इसके पास नहीं थी जिस समय इसने किया है, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। जी और बाकी जरूर दिक्कत है, चूंकि 13 का मैटर है, 2013 में लिया है, आज 20 हो गया, 7 साल हो गए, तो जो नीचे के कैंडिडेट थे उनको उसी समय उसको ऑब्जेक्ट करना था। वो आपकी जो समिति होती है, ऑब्जेक्शन कमेटी होती है जिला स्तर में, उसके पास उनको चैलेंज करना था। इसके बाद कलेक्टर के यहाँ अपील का प्रोविजन है, कमिश्नर के यहाँ रिवीजन जाती है, और इसके उपरांत हाई कोर्ट में रिट लगती है। तो ये सारी चीजें उस समय करनी थी, लेकिन फिर भी अगर ये क्लियर है आपका तो ये रिकॉर्ड कलेक्ट करिए और इसको आपको वारंटों की रिट लगा सकते हैं। जी रिकॉर्ड अपने पास सूचना अधिकार ठीक है ना? के से प्राप्त हुए हैं सब, मेरिट लिस्ट वगैरह और उनका सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों का, उसमें स्पष्ट लिखा है। फर्स्ट पेज में ही जो फॉर्म डलता है, फर्स्ट पेज में ही उन्होंने एकदम स्पष्ट किया है, लिखा हुआ है, और मार्कशीट देखने में पता चलता है कि दोनों एक ही साल में हुआ है। आप तो गलत है यार, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। उस टाइम बहुत ही अच्छा ये खुलासा, इसमें सर बहुत ही अच्छा जानते हैं, खुलासा मनीष होने वाला बागरी है। जो थे उस टाइम के बहुत भ्रष्ट अधिकारी थे, मतलब उस टाइम बीजेपी की सरकार। मनीष बागरी कौन, सीओ हाँ सीओ थे क्या? जी जनपद सीओ थे। और बीजेपी नेताओं की सारे में नियुक्तियां चल रही थी, कोई इतना हस्तक्षेप करने वाला नहीं था। आज से 7-8 साल पहले इतना सोशल मीडिया भी इतना आमजन के पास नहीं था कि वो किसी के पास बात रख सके। हालांकि जो लोग थोड़ा बहुत जो जानकार थे अपना उसमें दावा आपत्ति करते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि ज्यादा ये समझदार नहीं थे, ज्यादा इनके पास सुविधाएं नहीं थी। और बहुत सारी पंचायतों से शिकायत आ रहे हैं कि सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं अभी उसकी भी पूरी जानकारी नहीं। बहुत अच्छी दीपू भाई, ये बहुत अच्छी आपकी पहल है, कोटि कोटि धन्यवाद आपको इसके लिए। और यदि ये पूरा खुलासा हो जाए तो हम कहते हैं दरीवा की 8-10 पंचायतों में भी आपने इस तरह से खुलासे कर दिए और इनकी जांच हो गई, तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में एक PIL टाइप लगाने का भी एक आधार बनता है। हमारे बीच में वरिष्ठ यहाँ पे अधिवक्ता हैं, नित्यानंद मिश्रा जी हैं, त्रिवेद मिश्रा जी हैं, सब आपकी मदद करेंगे। और निश्चित तौर पर ये काफी व्यापक जनहित का मामला है, और इससे आने वाले समय में मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरा टाइप का व्यापम है आपका, है ना, व्यापम टाइप का घोटाला ही है दूसरे ये। खुलासे के बाद गुरुजी क्या है कि बहुत सारे लोग थे जिनको ये सब में उस टाइम पे काम नहीं कर पाए थे, तो आज के डेट में हमको समस्या बताएंगे तो हम आप लोगों के सामने रख के उसमें काम करेंगे, और सारे लोगों को नियुक्तियां करवाएंगे जिनके साथ गलत हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं से हम ही लोग तो कर सकते हैं जो कर रहे हैं, बाकी यहाँ तो राजनीति कुछ करते नहीं है। वो तो आप जैसे लोग आ गए यहाँ, तो यहाँ इतना जागरूकता आ रही है, नहीं तो यहाँ तो RTI के बारे में कोई जानता ही नहीं है। बिल्कुल, आप लोग पूरा प्रयास करिए, हमारा जो भी सहयोग हो हम बिल्कुल सहर्ष रेडी हैं करने के लिए। और स्वतंत्र शुक्ला भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आप देवी अहिल्या की बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी की, देवी अहिल्या के मास कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट भी हैं, तो बताएं देवी अहिल्या बारे में स्वतंत्र यूनिवर्सिटी जो है, भाई साहब बताएंगे जानकारी क्या है। हाँ, तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी कैसी है, फर्जी यूनिवर्सिटी है या कैसी है, थोड़ा सा बताएंगे, बताइए जरा स्वतंत्र जी। आप क्या फर्जी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं? हेलो, स्वतंत्र शुक्ला सुन पा रहे हैं क्या? ये कुछ लोगों को म्यूट करें, वो
कोई मेडिकल स्टोर वगैरह में बैठे हैं, शायद कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, उनको म्यूट करें। हाँ, तो कृपया आप लोग ऐसे डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर हम आप एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे। वैसे जो ज़्यादा दीपू विशेष जी यहाँ पे कह लोग रहे भी थे, जुड़े हुए हैं। शायद स्वतंत्र शुक्ला की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो म्यूट है। खैर मिश्रा जी आप बताएं। वो पहले आपका जी जैसे आप डिग्री की बात कर रहे थे, तो ये जो अधिकारी हैं अपनी सुविधा के अनुसार से डिग्रियों को ओरिजिनल और फर्जी करते थे। जैसे जिधर से पैसा पा गए उनकी डिग्री सही हो गई, उनका